नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 नौकरी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आकाश मित्तल और हम लेकर आए हैं श्योर शॉर्ट सीरीज़ CGPSC प्रीलिम्स के लिए। इस सीरीज़ में मैंने पहले भी 2 वीडियोस रिलीज़ किए हैं, उस पर आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडिया सेक्शन जो है छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का, उसका इंडियन पॉलिटी सेक्शन हम देखेंगे। मैंने लास्ट 12 साल के पेपर्स को अच्छे से खंगाला और उसमें से लगभग 120 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे इंडियन पॉलिटी के उसमें दिखाई दिए और उन क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके अलग अलग करके PYQs के नज़रिए से आप तक लेकर आ रहा हूँ और उसी में हम थोड़ा सा टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी इन वीडियोस के माध्यम से। देखिए, PYQs क्यों ज़रूरी है। मैंने UPSC में 3 बार मेंस लिखा, यानी कि 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद 2 बार इंटरव्यू देने का अवसर मिला महादेव की कृपा से। और इस एग्ज़ाम में मैंने असफलता और सफलता दोनों पाई कुछ हद तक। तो और प्रीलिम्स को बहुत बारीकी से समझने का अवसर मिला। शुरू में असफलता मिली, फिर बाद में सफलता मिली। तो उसमें मैंने ये पाया कि अगर जब तक हम एग्ज़ामिनर जो पेपर बनाता है उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे कि वो पेपर कैसे बनाता है, तब तक हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत हमें दिक्कत जाएगी। आप सब में से बहुत लोग होंगे जो स्ट्रगल करते होंगे, 2-3 बार आपने दिया होगा, अभी भी आपका नहीं हो रहा होगा। तो इन परिस्थितियों से मैं भी गुजरा था। एक तो ऑब्वियसली मेहनत है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी लेकिन कई बार एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं। उसका कारण होता है कि वे गहराई से एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आप सिर्फ PYQs को देखो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं बहुत और ऐसा नहीं है कि वो उसको प्रिपेयर करने में आपको मुश्किल जाएगी। आप बहुत आसानी से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान दें। PYQs जो होते हैं वो किसी भी एग्ज़ामिनर को या उस एग्ज़ाम के माइंडसेट को समझने का बहुत, मतलब मैं तो कहूँगा ओनली सोर्स वही होता है, क्योंकि उसी से आप समझ सकते हो कि क्या एग्ज़ामिनर चाहता है। तो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट जो 50-60 साल की उम्र का है, वो क्वेश्चंस बनाते समय कैसे सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब हमें तभी पता चलता है जब हम PYQs देखते हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं और उन पे हम अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट गेन कर लेते हैं, ठीक है, और हमारी एनर्जी चैनलाइज रहती है। नहीं तो हम हवा में तीर मारते रहें तो सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ भी पढ़ लो, कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। तो खैर, ये चीज़ मैं और एक्सप्लेन करूँगा जब इंडियन पॉलिटी को अच्छे से हम कवर करते जाएंगे। आज मैं छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ प्रीएम्बल से, ठीक है। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल मुझे ऐसा लगता है कि हर PSC एस्पिरेंट को याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड्स का अपना एक मीनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, वो सब आपको पता होना चाहिए। जस्टिस कहा तो जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कहा तो क्या क्या चीज़ की लिबर्टी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की, ठीक है। इसका हिंदी भी है, जो मेरे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं वो हिंदी से भी समझ सकते हैं। और ये जो इसके कीवर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो हैं ही। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट 12 सालों में क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादा तो नहीं आए हैं, पर 3 क्वेश्चंस मुझे मिले जो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि प्रीएम्बल के हैं। अच्छा, अब 3 ही क्वेश्चन आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये एक खजाना है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। इस पे अभी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। उसको हम आगे प्रैक्टिस MCQs भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, उसके साथ कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल इससे बन सकते हैं और आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम UPSC की तर्ज पे होने वाला है और UPSC प्रीएम्बल पे बहुत सवाल पूछ चुका है। कम से कम मुझे लगता है लास्ट 10 ईयर्स में 15 से 20 सवाल प्रीएम्बल पे आ चुके हैं। तो CGPSC भी UPSC को फॉलो कर रहा है,
तो आने वाले समय में आप उम्मीद कीजिए कि प्रियम्बल से बहुत सवाल आ सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली कोई नहीं बता सकता, पर अंदाज़ा अपन एक लगा सकते हैं, एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। देखिए, ये 2013 में इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? मतलब हमारे प्रियम्बल को हमारे देश का या हमारे संविधान का हॉरोस्कोप किसने कहा था? उस समय पे 5 ऑप्शन हुआ करते थे। तो ये वीडियो जैसे चल रहा है तो अपने मन में एक आंसर इमेजिन कीजिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस चल रहे हैं आप पॉज करके आंसर सोच भी सकते हैं, और क्या आप आंसर लगाएंगे ये बताइए। इसका आंसर जो है वो है के.एम. मुंशी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब मेंस में भी काम आ सकता है। और अभी के लिए जान लीजिए अगर नहीं पता था कि के.एम. मुंशी जी ने ऐसा कहा था। के.एम. मुंशी कौन थे? जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर थे, ठीक है। ये 2019 में एक अच्छा प्रश्न आया था। नीचे जो 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, इसको अपने को पढ़ना है। जो कथन ए है यानी कि जो असर्शन है वो क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो सीधे सीधे प्रियम्बल की जो लाइन है, इसका कारण इन्होंने बताया है कि इट वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यानी पहले ये वर्ड था, बाद में ये वर्ड आ गया। तो अब आपको बताना है कि पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं या गलत हैं। तो किसी ने भी अगर ये पढ़ा है तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है, तो ये तो है। अब पहला स्टेटमेंट यानी कि सही है। अब ये जो चीज़ है ये फैक्ट है, और ये आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन क्या था, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पहले जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 वर्ड्स नहीं थे, ये बाद में आया गया। क्या क्या? समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष, ये 2 वर्ड बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो इंदिरा गांधी जी के दौर में आया था, बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, और उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान का काफ़ी हिस्सा इन्होंने बदल दिया था। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि एक और चीज़ थी जो हमारे प्रियम्बल में बदली गई थी 42वें संविधान संशोधन में, वो क्या थी, ठीक है। एक ही चीज़ और बदली गई थी, और अभी तक हमारे प्रियम्बल का एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। तो जो दूसरी चीज़ जो बदली गई थी वो क्या है, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये भी सही है। तो और बिल्कुल इसी अमेंडमेंट के कारण ऐसी सिचुएशन है, तो ये भी उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब अपन आते हैं जो अभी रिसेंटली यानी कि पिछले साल जो पेपर था उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया। मतलब आसान है, पर हम बचपन से ही पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली ये तो गलत है क्योंकि इस दिन तो देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस था, ठीक है। और इनमें से ही कोई होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, फोर्स ऑन का क्या मतलब होता है। अब इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ्स, ठीक है। और इसमें डेट है 26 नवंबर की। तो हो सकता है हमको लगे कि ऐसा ये 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गया था। पर अगर आपको बचपन की भी बात याद हो कि जब हमें पढ़ाया जाता था कि 26 जनवरी को हम क्यों
गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन लोग देते थे कि वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बन गया था, पर हमने 2 महीने डिले कर दिया, 2 मंथ। क्यों? क्योंकि हम इस तारीख को इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत तारीख थी, तो इसको हम एक कह लीजिए इसको यादगार बनाना चाहते थे। ये तारीख इम्पॉर्टेंट क्यों थी कि 1930 का जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन था, ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था नेहरू जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो इस दिन को हम बहुत इम्पॉर्टेंट बनाना चाहते थे। इसलिए इसके इन्फोर्समेंट को, यानी कि जब इसको लागू किया गया हमारे संविधान को, उसको 2 महीना डिले कर दिया गया, 26 जनवरी को किया गया। तो हमारा संविधान बन के अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर को, ठीक है, अंगीकृत हो गया था, ठीक है, आत्मसमर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत ये हो गया था। लेकिन फोर्स पे कब आया, ठीक है, लागू कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर ये होगा। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रख लीजिए। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन को हमें यादगार बनाना था, और फोर्स पे आया, मतलब संविधान अंगीकृत हुआ इस तारीख को, लेकिन फोर्स पे आया इस तारीख को, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंफ्यूजन का स्कोप मत रखिएगा, अगर आपको नहीं पता था तो ये जान लीजिए, ठीक है। अब ये 3 प्रश्न आए हैं प्रीलिम्स में प्रीएम्बल पे, तो कुछ और प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो आसान से हैं जो मैंने तैयार किए हैं वो आप देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन स्टेट, फेडरल स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सॉवरेन स्टेट। ये आसान से प्रश्न है, जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है इंडिया को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है कि प्रीएम्बल में किसे कहा गया है। अब यहाँ तो मैं प्रीएम्बल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप शायद याद रहे, पर एग्जाम में ऐसी गलतियाँ होती हैं कि हम झटके में इसे मार दें रादर देन जो सही आंसर है। तो इन कीवर्ड्स को क्वेश्चन को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ना होता है कि कहाँ पूछ रहा है वो, ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट का क्या मतलब होता है ये आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे वर्ल्ड में किसी थियोक्रेटिक स्टेट का, ठीक है। फेडरल स्टेट क्या होता है इसका भी एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल मीन्स दैट, ठीक है, मतलब प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द है उसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है राज्य का प्रमुख चुना हुआ होता है, दूसरा ऑप्शन है जनता को निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है, विधायिका का कोई कार्य नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो आप जानते हैं पहला जो ऑप्शन है राज्य का प्रमुख चुना हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपब्लिक। जब हम हेड को, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसे चुनते हैं तो उसको रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है, गणतंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। जनता को निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है, ये कुछ सही लग रहा है। विधायिका का कार्य नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। किसी धार्मिक राज्य में भी न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है, किसी भी राज्य में, वो तो अपनी व्यवस्था है, उसका लोकतांत्रिक से कोई लेना देना नहीं है। तो लोकतांत्रिक का सीधे सीधे मतलब होता है जब जनता को निर्णय लेने में भाग लेने की का अधिकार होता है तो उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। अब ये तो अभी मैंने बताया कि किस अमेंडमेंट में सेक्युलर शब्द प्रीएम्बल में जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां अमेंडमेंट, ठीक है। देखिए, अब अपन इसमें आते हैं, इस पे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा। अगर आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन प्रीलिम्स तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और उससे आपको आइडिया लगेगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 सवाल जो पूछे गए हैं उनको छोड़ दें तो भी एक तो 42वां संविधान संशोधन जो मैंने बताया कि ये 2 वर्ड ऐड किए, उसके अलावा एक और चेंज हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार यूपीएससी क्या पूछता है कि
हमारे यहाँ पे कौन से जस्टिस की बात की गई है, तो हमारे यहाँ क्या क्या जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जस्टिस की बात की गई है। उसमें एक अलग से वर्ड कोई सा डाल देगा जो सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ कौन कौन से लिबर्टी की बात की गई है, तो इसमें कई बार जैसे 5 टाइप की लिबर्टी बात की गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब ये 5 के अलावा कोई भी रैंडम अगर वो वर्ड डाल देता है तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इक्वालिटी है, तो जैसे इक्वालिटी में कई बार ये डाल देते हैं कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है, नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल अलग होता है, वो कम्युनिस्ट नेशंस में होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। इसीलिए इसे बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। मात्र एक मुश्किल से 10 लाइनें हैं इसमें, अच्छे से इसको समझ लीजिए, तो इस पर कोई भी अगर सवाल आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को टच करेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि CGPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।